स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटेट, एसटेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तो आपको बताना कि कौन सा वाक्य इनमें से अशुद्ध है। ए कह रहे तालाब के अंदर एक मंदिर था। बी कह रहा है मैं यथाशक्ति काम करूंगा। सी कह रहा है दुर्दिन में कोई साथ नहीं देता। और डी कह रहा है यह बहुत सुंदर चित्र है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तालाब के अंदर एक मंदिर था। मैं यथाशक्ति काम करूंगा। दुर्दिन में कोई साथ नहीं देता। यह बहुत सुंदर चित्र है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो विकल्प ए अशुद्ध है। तालाब के अंदर एक मंदिर था नहीं होता है। तालाब में एक मंदिर था ऐसा होना चाहिए था। तो विकल्प ए जो है वो आपका अशुद्ध है। बात करेंगे सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में करें कि निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है। तो आपको इनमें से सरल वाक्य की पहचान करनी है। ए कह रहा है उसने कहा और मैंने मान लिया। बी कह रहा है कि जैसे उसने कहा वैसे ही मैंने मान लिया। सी कह रहा है उसके उनके कहते ही मैंने मान लिया। और डी कह रहा है कि उन्होंने बताया तथा मैंने मान लिया। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सरल वाक्य जो है वो कौन सा है। उसने कहा और मैंने मान लिया विकल्प ए कह रहा है, तो ये नहीं होगा। और मैंने मान लिया तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बी कह रहा है कि जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैंने मान लिया। विकल्प बी ये भी नहीं होगा। ये भी जो है मिश्र वाक्य की श्रेणी में जाएगा। सी कह रहा है कि उनके कहते ही मैंने मान लिया। तो सी जो है वो सही हो जाएगा आपका। ये सरल वाक्य का उदाहरण है। तो विकल्प सी जो है दूसरे का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य चुनिए। तो आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। ए कह रहा है मजदूर गड्ढा खोदते खोदते चले गए। बी कह रहे गड्ढा खोद कर मजदूर चले गए। सी कह रहे कि मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। और डी कह रहे कि जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब चले गए। तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। विकल्प ए, बी, सी और डी में से आपको जो है मिश्र वाक्य का चुनाव करना है। तो इसमें से मिश्र वाक्य का जो विकल्प है वो विकल्प डी है। डी विकल्प सही हो जाएगा। जब मजदूर ने गड्ढा खोद लिया तब चले गए, यह मिश्र वाक्य है। जबकि मजदूर गड्ढा खोदते खोदते चले गए ये सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर अ, चौथे की। चौथे में क्या कह रहा है। चौथे में कह रहा है कि अखिलेश और सुरेश कॉलेज जाते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त और क्या है। तो आपको ये बताना है कि इनमें प्रयुक्त और जो है वो शब्द क्या है। संबंध बोधक कव्य है, विस्मयादि बोधक कव्य है, समुच्चय बोधक कव्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको चौथे का उत्तर देना है कि अखिलेश और सुरेश कॉलेज जाते हैं। इन वाक्य में इस वाक्य में और क्या है। संबंध बोधक कव्य है, विस्मयादि बोधक कव्य है, समुच्चय बोधक कव्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो और चूंकि अखिलेश और सुरेश को क्या करता है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब और जो है जोड़ने का काम कर रहा है, तो शब्द दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो चौथे का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समुच्चय बोधक कंजक्शन का काम कर रहा है। और समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम जो है वो करते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवे की। पांचवे में कह रहे हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये बताना है कि समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ए कह रहा है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो आपको बताना है कि समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो विकल्प ए जो है आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 5वें का। बात सवाल नंबर छठे की। छठे में कह रहा है कि निपात के कितने भेद होते हैं। तो आपको ये बताना है कि निपात के कितने भेद होते हैं। ए कह रहा है 8, बी 9, सी 10 और डी 11। तो आपको बताना है कि निपात के कितने भेद हैं। 8, 9, 10 और 11 में से ए 8 है, बी कह रहा है 9, सी 10 और डी 11। तो निपात के भेद कुल 9 होते हैं। विकल्प बी आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 9 प्रकार के निपात होते हैं। स्वीकार्य बोधक होता है, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, सीमा बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आदर बोधक। ये कुल 9 तरह के जो है वो निपात होते हैं। अब बात करेंगे सवाल नंबर 7वें की। 7वें में करें कि काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में प्रयुक्त काश कौन सा निपात है। तो आपको बताना है कि काश जो है वो किस तरह का निपात है। ए सीमा बोधक, बी कह रहा है अवधारणा बोधक, सी कह रहा है विस्मयादि बोधक और डी कह रहा है आदर बोधक।
तो आपको ये बताना है कि काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में प्रयुक्त काश जो है, वो किस तरह का निपात है? सीमा बोधक है, अवधारणा बोधक है, विस्मयादि बोधक है या आदर बोधक है? तो काश जो है वो विस्मयादि बोधक है, तो विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 7वें का। बात करेंगे 8वें की। 8वें में कह रहे हैं कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो आपको दुष्चरित शब्द को व्याकरण की दृष्टि से ये बताना है कि ये किस तरह का शब्द है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो 8वें का उत्तर आपको देना है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो चूंकि दुष्चरित शब्द जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है, इसलिए विकल्प बी जो है 8वें का आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो दुष्चरित जो है वो विशेषण शब्द है। बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि श्याम आम खाता है, वाक्य में कर्म क्या है? तो आपको बताना है कि श्याम आम खाता है, वाक्य में कर्म क्या है? श्याम आम खाता है। तो आपको इसमें कर्म की क्या करनी है? कर्म की पहचान करनी, कौन सा इसमें कर्म है? श्याम कर्म है, आम कर्म है, खाता कर्म है या है कर्म है? तो कर्म जो है इसमें आम है। कौन सा कर्म है? आम है। तो विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। श्याम करता है, खाना क्रिया है और है उसकी सहायक क्रिया है। तो विकल्प बी जो है वो सही होगा सवाल नंबर 9 का। बात करेंगे सवाल नंबर 10वें की। 10वें में करें कि अकर्मक क्रिया है। आपको 10वें में अकर्मक क्रिया बतानी है कि कौन सी क्रिया इसमें अकर्मक है। ए कह रहा है वह गाता है, बी वह पढ़ता है, सी वह दूध पीता है और डी वह सोता है। तो आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है कि कौन जो है इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह गाता है, वह पढ़ता है, वह दूध पीता है, वह सोता है। तो इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण विकल्प डी सही होगा, वह सोता है। सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। गाना, पढ़ना और पीना, ये तीनों क्रियाएं जो है वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो 10वें का विकल्प डी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहे हैं कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया है? आपको बताना है कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया है? अकर्मक क्रिया, उभय विधि धातु, सी कह रहा है द्विकर्मक क्रिया और डी कह रहा है संयुक्त क्रिया। तो आपको बताना है कि मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया है? तो इस वाक्य में जो है वो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस तरह की क्रिया का? द्विकर्मक क्रिया का। विकल्प सी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं। तो छात्र और हिंदी दो इसमें कर्म है, पढ़ाना इसकी क्रिया है। तो द्विकर्मक क्रिया का इसमें प्रयोग हुआ है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब किसी भी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो, तो जो पहला कर्म होता है वो हमेशा प्राणीवाचक और जो दूसरा कर्म होता है वो हमेशा अप्राणीवाचक होता है। और अप्राणीवाचक कर्म ही को प्रधान कर्म कहा जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विशेषण के भी विशेषण को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है कि विशेषणों के जो विशेषण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए कह रहा है सार्वनामिक विशेषण, बी कह रहा है तुलनात्मक विशेषण, सी कह रहा है अंतर विशेषण और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि विशेषणों के भी जो विशेषण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो विशेषणों के जो विशेषण होते हैं उनको हम प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सवाल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो 12 का उत्तर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहे हैं कि तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? आपको बताना है कि तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ए कह रहा है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो आपको बताना है कि तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या 5 होती हैं। तो तुलनात्मक विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। विकल्प सी बी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। 3 अवस्थाएं होती हैं, आ, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो 13 का विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहे हैं कि अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति से किस कारक की सूचक है? तो आपको बताना है कि से जो है वो अलगाव के अर्थ में जो प्रयोग होता है ये किस कारक का सूचक है? ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी अपादान और डी संबंध। तो आपको बताना है कि अलगाव के अर्थ में जो विभक्ति से प्रयोग होती है वो किस कारक की सूचक है? संप्रदान की है,
अधिकरण की, अपादान की, संबंध की। तो अलगाव के अर्थ में अपादान कारक होता है, तो विकल्प सी जो है आपका 14 का उत्तर सही हो जाएगा। तो 14 का उत्तर क्या सही होगा? विकल्प सी अपादान कारक उत्तर इसका हो जाएगा। बात 15वें सवाल की। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वाक्य में प्रयुक्त दूध क्या है? आपको बताना है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त दूध क्या है? कर्ता है, कर्म है, करण है या संबंध है? तो आपको ये बताना है कि दूध इसमें क्या है? माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें दूध क्या है ये आपको बताना है। तो कर्ता है, कर्म है, करण है, संबंध है। तो वाक्य में प्रयुक्त दूध जो है वो क्या है? वो कर्म है, चूँकि ये वाक्य जो है द्विकर्मक वाला है। दूध भी कर्म है और बच्चा भी कर्म है। माँ इसमें क्या है? कर्ता है। तो चूँकि दूध के बारे में पूछा है तो हम उसे बताएँगे, तो विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। बात करेंगे सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि यौगिक शब्द इनमें से कौन नहीं है? ए सत्याग्रह, बी घुड़सवार, सी रसोई घर और डी गजानन। आपको बताना है कि कौन जो है इसमें यौगिक शब्द नहीं है। सत्याग्रह, घुड़सवार, रसोई घर और गजानन। 16 का उत्तर आप दीजिए। यौगिक शब्द जो नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। गजानन जो है वो यौगिक शब्द नहीं है, जबकि गजानन शब्द जो है योग रूढ़ शब्द है जो विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। गजानन गणेश जी को कहते हैं। बाकी सत्याग्रह, घुड़सवार और रसोई घर तीनों जो है वो आपके यौगिक शब्द हैं। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि किस कारक की विभक्ति शब्द से पहले लगती है? तो आपको बताना है कि किस कारक की विभक्ति जो है वो शब्द से पहले लगती है। ए संप्रदान, बी अपादान, सी अधिकरण और डी संबोधन। तो आपको बताना है कि किस कारक की विभक्ति जो है वो शब्द से पहले प्रयोग की जाती है। संप्रदान, अपादान, अधिकरण या संबोधन की। तो संबोधन कारक की विभक्ति पहले प्रयोग की जाती है, तो विकल्प डी उत्तर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। बाकी संप्रदान, अधिकरण, अपादान या सभी कारकों की विभक्तियां बाद में प्रयोग की जाती हैं, जबकि संबोधन का पहले प्रयोग होता है, तो 17 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए बात सवाल नंबर 18 की। 18 में करें इनमें से किस व्याकरणकार ने सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया है? 18 का उत्तर आपको देना है सवाल नंबर 18 का, कि किस व्याकरणकार ने सर्वप्रथम सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग जो है वो किया है? ए श्रीलाल, बी कामता प्रसाद गुरु, सी किशोरीदास वाजपेयी और डी पादरी एमटी आदम। तो आपको बताना है कि किसने जो है वो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया था सर्वनाम के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आपका, ए श्रीलाल ने किया था। चूंकि इसका उल्लेख कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किताब जो है हिंदी व्याकरण में भी किया है। अ, जबकि इस शब्द का प्रयोग जो है वो श्रीलाल ने किया था अपनी रचना भाषा चंद्रोदय में। तो 18 का विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहे हैं कि रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन जो है वो रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। ए कह रहा है रूढ़ शब्द, बी तत्सम, सी योग रूढ़ और डी यौगिक शब्द। तो आप बताना कि कौन जो है वो रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये तीन जो है रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, जबकि तत्सम रचना के आधार पर भेद नहीं होता। तो विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। यह उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद होता है। तो 19 का उत्तर बीज विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सी क्रिया जो है वो नाम बोधक है। ए गरमाना, बी हथियाना, सी दुखी होना और डी बतियाना। तो आपको बताना है कि कौन सी क्रिया जो है वो नाम बोधक क्रिया है इसमें से। गरमाना, हथियाना, दुखी होना या बतियाना। तो दुखी होना जो है ये नाम बोधक क्रिया है। बाकी सभी की सभी जो है वो नाम धातु क्रियाएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।